हेलो फ्रेंड्स, मैं श्री शर्मा, आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं जैकपॉट 2023 के मॉडल सेट का, जिनमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम बातचीत न करें, डायरेक्ट हम सवाल पर आते हैं। तो इनमें सबसे एक करके हम लोग बातचीत करते जाएंगे, सॉल्व होगा। टोटल लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी हैं और जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है जो सब्जेक्टिव को, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है कि जीवों में जनन कितने प्रकार का होता है। जीवों में जनन कितने प्रकार का होता है, ये आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जीवों में जनन जो होते हैं मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है? तो सबसे पहला है लैंगिक जनन और दूसरा क्या है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, इसमें कुछ ज्यादा जवाब नहीं। जनन कितने प्रकार के? तो जनन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे क्या कहता है? अलैंगिक। तो लैंगिक का दूसरा क्या है? अलैंगिक। ये आपका लिख लीजिएगा, ये आपका जवाब हो गया 1 नंबर के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिया आपको, लैक ऑपरेशन क्या है। ये लैक ऑपरेशन को आपको समझना होगा पहले थोड़ा सा। ठीक है, कोई बड़ी चीजें, ये भाष चीजें नहीं है, ये आप आराम समझ सकते हैं, इसलिए बोर्ड में लिख दे ताकि आप जो बच्चे चाहे तो वो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, दो वैज्ञानिक थे, एक जैकब और दूसरा का मोनार्ड। ये दो वैज्ञानिक थे। इन दोनों वैज्ञानिक ने 1961 में, कब का बात कर रहे हैं? 1961 में जो है जीन के नियंत्रण और नियमन, दो चीजें, नियंत्रण मतलब कंट्रोल, नियमन मतलब होता है सुचारू रूप से चलाने का काम करने वाला। तो हमने कहा क्या, दो वैज्ञानिक, पहला था जैकब और दूसरा क्या था? मोनार्ड। ये दोनों वैज्ञानिक ने 1961 में जीन के नियंत्रण और नियमन संबंधित एक मॉडल दिया था। हमने कहा आपको क्या कि जैकब एवं मोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने जीन के नियंत्रण एवं नियमन के लिए 1961 में, कब? 1961 में एक मॉडल दिया था। इसी मॉडल को कहा जाता है लैक ऑपरेशन। इसी मॉडल को क्या कहते हैं? लैक ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से आपको पूछा जाएगा कि लैक ऑपरेशन क्या है। पूछा जाएगा लैक ऑपरेशन क्या है, क्या बोले आपको? बोले क्या जैकब एवं मोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने, बोले जैकब एवं मोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने 1961 में जीन के नियंत्रण एवं नियमन के लिए, जीन के नियंत्रण एवं नियमन के लिए एक मॉडल दिया था, और उसी मॉडल को क्या कहा जाता है? लैक ऑपरेशन। ये आप ये सोच रहे होंगे कि ये जीन का नियंत्रण नियमन का क्या मतलब? नियंत्रण, जीन के नियंत्रण नियमन का मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी के अंदर में जो भी काम हो रहा है, हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, एंजाइम सीक्रेट हो रहा है, यहाँ तक कि हमारे अंदर में रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए का निर्माण हो रहा है, तमाम तरह की क्रिया जो हमारे अंदर होती है, यहाँ तक कि रेस्पिरेशन, हर चीज को नियंत्रण करने के लिए जीन की आवश्यकता होती है, और वो जीन हमारे अंदर बॉडी ऑर्गन को उस तरह से नियंत्रण करती है। ठीक है, तो वही यहाँ पर बात बोल रहे हैं। तो ये जो जीन के नियंत्रण नियमन जो चलाते हैं, नियंत्रण और नियमन सुचारू रूप से चलाते हैं, तो इन पर ये जैकब और मोनार्ड ने मॉडल दिया था। उसी मॉडल का नाम क्या है? लैक ऑपरेशन। ठीक है, तो आपको हम बता दें, तो यहाँ पर आपको ये लंबा चौड़ा लिखने का मतलब ये है कि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रह सकता है। आज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो कहता है क्योंकि ये जो लैक ऑपरेशन जो जैकब और मोनार्ड ने जो अपना प्रयोग किया था, वो किनके ऊपर किया था? इन्होंने अपना प्रयोग, ये मॉडल जो अपना अध्ययन किया था, वो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ई कोलाई। इसी को कहते हैं इस्चेरिचिया कोलाई, इसी को कहते हैं ई कोलाई। आमतौर पे धरती पे जितने भी प्रयोग आमतौर पे किया जाता है, अगर बैक्टीरिया का बात करें तो ई कोलाई बैक्टीरिया पे ही किया जाता है। ठीक है, तो ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया जिसे हम लोग कहते हैं इस्चेरिचिया कोलाई, इसी को ई कोलाई, इसी को इस्चेरिचिया कोलाई कहते हैं। तो ई कोलाई जीवाणु पर इन्होंने अपना अध्ययन किया था। मेरे दोस्त, इन काम के लिए इन दोनों को जैकब और मोनार्ड को, इन दोनों को 1965 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इन दोनों को नोबेल प्राइज से इन दोनों को सम्मानित किया गया। तो सवाल इसमें ऑब्जेक्टिव ये आ सकता है कि लैक ऑपरेशन का अध्ययन किया गया था किनके ऊपर? तो ई कोलाई बैक्टीरिया। लैक ऑपरेशन किसने दिया था? तो मोनार्ड और जैकब और मोनार्ड ने दिया था। ये ऑब्जेक्टिव भी रह सकता है और यहाँ का सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बात कर लेते, क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं ऑन्कोजीन क्या है। बात कर रहे हैं ऑन्कोजीन का। ऑन्कोजीन
आपको पूछा जाएगा ऑन्कोजीन क्या है, तो क्या बोलेंगे? ऑन्कोजीन, जरा ध्यान दीजिएगा। ऑन्कोजीन हर किसी मानव में रहता है, हर किसी मानव में रहता है। ये ऑन्कोजीन वही जीन है जो सामान्य कोशिका को कैंसर कोशिका में बदलती है। आपको हमने कहा, देखिए आपको थोड़ा अजीब लगा होगा, ये वही जीन है जो सामान्य कोशिका, नॉर्मल है हम लोग, ये सामान्य कोशिका हमारे अंदर है, इस कोशिका का रूपांतरण कर देगा किसमें? कैंसर कोशिका में। तो आपको पूछा जाएगा ऑन्कोजीन क्या बोले? बोले ऐसी जीन जो सामान्य कोशिका को कैंसर कोशिका में बदल देती है उसे ऑन्कोजीन कहते हैं। एक बार फिर से आपको पूछा जाएगा ऑन्कोजीन क्या बोले? बोले ऐसी जीन जो सामान्य कोशिका को कैंसर कोशिका में बदल देती है उसे ऑन्कोजीन कहते हैं। तो आपको अगर यहाँ पर हम एक्सप्लेन करें, थोड़ा ध्यान रखिएगा, हमारे बॉडी के अंदर में हर कोशिका में ऑन्कोजीन होता है, हर कोशिका में। तब इसका मतलब सर अगर ऑन्कोजीन है तो कैंसर हो जाएगा? कैंसर नहीं होगा। उसके पीछे रीजन ये है, ऑन्कोजीन जो इनको प्रभावी करने के, इनको प्रभावी से रोकने के लिए, ताकि ये हमारे अंदर काम न करने लगे, इनको हमेशा अप्रभावी अवस्था में रखा जाता है, रिसेसिव स्टेज में इनको रखा जाता है। और इनको कौन रखते हैं? तो उनके लिए भी हमारे अंदर एक जीन होता है, उसको कहते हैं सप्रेसर जीन। उसे क्या कहते हैं? सप्रेसर जीन। ये जो जीन है, ये जीन हमेशा इनको दबा के रखता है, ऑन्कोजीन को हमेशा इनको क्या करते हैं? इन जीन को दबाने का मतलब हुआ इनको हमेशा अप्रभावी में रखता है, अप्रभावी अवस्था में रखता है, मतलब इनको प्रभावी होने ही नहीं देता है, मतलब इनको एक्टिव होने ही नहीं देता है, हमेशा इनको निष्क्रिय अवस्था में रखता है। इनको ऑन्कोजीन को कौन रखता है? तो सप्रेसर जीन हमेशा इनको कौन सा अवस्था में रखता है? तो निष्क्रिय अवस्था में। और याद रखिएगा, ये हमेशा सप्रेसर जीन का यही काम है कि ऑन्कोजीन को क्या करना है? तो उनको निष्क्रिय अवस्था में रखना है। इसका जिम्मेदार हम खुद हैं कि जब हम लोग बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ खा लेते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, जैसे रंग वाले पदार्थ हो गया, बहुत सारे ऐसे तत्व है जिसमें वो हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न कर, जैसे सिगरेट का धुआं हो गया, ये सब के वजह से ये हमारे सप्रेसर जीन कमजोर पड़ता है। ध्यान रखिएगा, ऐसा कहते हैं सिगरेट पीने से कैंसर होता है, सिगरेट पीने से कैंसर नहीं, सिगरेट पीने से हमारा सप्रेसर जीन कमजोर होगा। और सप्रेसर जीन अगर कमजोर हुआ तो ये जो अप्रभावी था, निष्क्रिय था, ये निष्क्रिय इनको नहीं रख पाएगा ये, और सप्रेसर जीन इन ऑन्कोजीन को इन निष्क्रिय अवस्था में नहीं रख पाएगा, ये कमजोर पड़ेगा। और जैसे ये कमजोर पड़ा, ये ऑन्कोजीन रेडियो मतलब ये सक्रिय हो जाएगा। सक्रिय होने के बाद ये क्या करेगा? तो एक सामान्य कोशिका का रूपांतरण कैंसर कोशिका में कर देगा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो आपको ऑन्कोजीन बता दें क्या बोले आपको ऐसी जीन जो सामान्य कोशिका को कैंसर कोशिका में बदल देती है उसे ऑन्कोजीन कहते हैं। इसी जगह पर एक और आता ऑन्कोलॉजी, इसी जगह पर ऑन्कोलॉजी इससे जुड़ा हुआ है। ऑन्कोलॉजी आपको पूछा जाएगा ऑन्कोलॉजी क्या है, क्या बोलेंगे कैंसर के अध्ययन को, किसके? कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकता है ऑन्कोलॉजी को, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं मेरे दोस्त? हम लोग सामने हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का क्या है? सवाल दिया है हम लोगों का डिप्थीरिया। सुनिएगा, अगर आपके पास क्वेश्चन है तो निकाल लीजिए और देखिए। डिप्थीरिया, टिटनस एवं कुकुर खांसी के लिए कौन सा टीका लगाना चाहिए? याद रखें, किन के लिए बोला? डिप्थीरिया, टिटनस और कुकुर खांसी के लिए। तो डिप्थीरिया, इनके लिए जो टिटनस होता है DTaP, ये वैक्सीन का नाम है। ये वैक्सीन है किनके? तीनों बीमारी के लिए एक ही वैक्सीन आता है। क्या क्या? डिप्थीरिया के लिए, टिटनस के लिए और कुकुर खांसी के लिए। ये तीनों के लिए एक ही वैक्सीन आता है, DTaP, ये वैक्सीन का नाम है। ठीक है, तो ये एक ही साथ में, इससे ऐसा नहीं कि इसमें कुछ अलग अलग है। ये हो गया डिप्थीरिया हो गया, उसके बाद टिटनस हो गया, और उसके बाद कुकुर खांसी को ही कहा जाता है परट्रूसिस, उसी को कहते हैं परट्रूसिस। तो ये जो उन्हीं का अंग्रेजी का पहला लेटर P लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं
कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। देखिए यहाँ पर आप जो आंसर जवाब दीजिए, आप केवल मटर का अगर आपने जवाब केवल मटर लिखते हैं तो मेरे दोस्त एक तरह हम समझ सकते हैं कि इसका मतलब आप इंटर का बायोलॉजी पढ़े ही नहीं है। आपको लिखना होगा गार्डन मटर, याद रखिएगा उसे क्या बोलना होगा, गार्डन मटर। और इस जगह पर आप लोग बॉटनिकल नेम भी अगर चाहे तो लिख सकते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड करने के लिए। पाइसम सटाइवम इसका बॉटनिकल नेम है, ठीक है। लेकिन आपका जवाब क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का, तो इनका होगा गार्डन मटर, गार्डन मटर, याद रखिएगा। आप ये जवाब में क्या लिखेंगे, गार्डन मटर ही लिखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का बात करें हम। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं, प्रतिजैविक क्या है, एंटीबायोटिक क्या है। इंपॉर्टेंट है ये, आपके बोर्ड एग्जाम में दे सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा ये। प्रतिजैविक, प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक क्या है, इसका उदाहरण देने के लिए आपको सवाल दे, प्रतिजैविक का उदाहरण दे तो याद रखिए प्रतिजैविक में क्या बोलेंगे, जरा ध्यान देना। एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक एक ऐसी औषधि है, मेडिसिन है। प्रतिजैविक एक ऐसी औषधि है जो हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोक देती है या तो फिर उसे नष्ट कर देती है। एक बार फिर से आपको पूछा जाएगा कि प्रतिजैविक क्या बोले प्रतिजैविक एक ऐसी औषधि है, प्रतिजैविक एक ऐसी औषधि है या एंटीबायोटिक एक ऐसी औषधि है जो हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोक देती है या तो फिर उसे नष्ट कर देती है। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती है। इसमें ध्यान रखिए, इसी में आपको लिखना है प्रतिजैविक जो प्रभावी होते हैं वो बैक्टीरिया के ऊपर पर प्रभावी होते हैं, कवक के ऊपर पर प्रभावी होता है और प्रोटोजोआ के ऊपर प्रभावी होता है। ध्यान रखिएगा क्या क्या बोले कि प्रतिजैविक जो प्रभावी होता है वो जीवाणु पर, बैक्टीरिया के ऊपर पर, उसी में लिखना है कि प्रतिजैविक जो है ये बैक्टीरिया पर प्रभावी होते हैं, मतलब बैक्टीरिया को नष्ट कर सकता है, कवक को नष्ट कर सकता है, प्रोटोजोआ को नष्ट कर सकता है। याद रखना प्रतिजैविक वायरस को कभी नष्ट नहीं कर सकता है, वायरस के लिए प्रभावी नहीं है। समझ में आ रहा है, ये ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है कि प्रतिजैविक निम्न में से किन के लिए प्रभावी नहीं है। ऑप्शन बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक ये रहेगा। तो याद रखना वायरस को वायरस का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ये कौन, प्रतिजैविक। तो वायरस को कौन खत्म कर सकता है, वो है इंटरफेरॉन। वायरस को नष्ट करने के लिए कौन है, इंटरफेरॉन, ठीक है। लेकिन आपको जो बोले प्रतिजैविक में क्या जवाब में देगा, प्रतिजैविक एक ऐसी औषधि है जो हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोक देती है या तो फिर उसे नष्ट कर देती है, प्रतिजैविक कहलाती है। इसी में आपको बोले कि प्रतिजैविक जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ पर प्रभावी होते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल में आप क्या क्या लिख देंगे, इसके एग्जांपल में लिख सकते हैं पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, काफी है। तो ये आपका एग्जांपल पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये पेनिसिलिन दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक है जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने इसको तैयार किया था। पेनिसिलिन जो है ये कवक है। पेनिसिलिन जो तैयार हुआ है एक कवक से तैयार हुआ है। उस कवक का नाम है पेनिसिलियम नोनेटम। उसका नाम क्या है, पेनिसिलियम नोनेटम, पेनिसिलियम नोनेटम। याद रखिएगा इनको, ये एग्जाम में दे देता है कि पेनिसिलिन जो है वो किन से तैयार हुआ, कवक से। उस कवक का क्या नाम है, तो पेनिसिलियम नोनेटम, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा सवाल से उसमें कुछ बढ़ा चढ़ा के भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं ताकि देखिए एग्जाम में अगर उससे जुड़ी चीजें अगर दे दिया तो यह लगता है कि हम लोग पढ़े, लेकिन उस चीज को छोड़ना नहीं चाहिए था, हमको पढ़ लेना चाहिए था। चलिए अब हम लोग अगला सवाल पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगला नंबर जो आपको दिया है IUCN, उम्मीद करते हैं इनका जवाब आपके पास होगा। IUCN का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन कोड नेचर, इसका पूरा नाम बोल सकते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका पूरा नाम है। ये चीज आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर, याद रख लीजिएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका सवाल क्या है, सॉरी
क्वेश्चन नंबर 7 ही, क्योंकि 7 में से आपको 5 को इसमें बनाना है ना। अब हम लोग चल जाते हैं टाइप 2 का, जो कि 3 नंबर में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, ये था इसमें 1 नंबर वाला सब लिखने के लिए। अब हम लोग टाइप 2 में चले जाते हैं, जिसमें से आपको 3 नंबर में जो आपको लिखना पड़ेगा। तो इसमें जो टाइप 2 में पहला क्वेश्चन है, टाइप 2 में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन दिया है, कहता है बाय क्रॉस एवं टेस्ट क्रॉस में अंतर बताइए। देखिए बाय क्रॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बाय क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, ध्यान रखिएगा। पहला कौन दिया है, बाय क्रॉस, और दूसरा क्या है बाबू, टेस्ट क्रॉस। बाय क्रॉस और दूसरा क्या है, टेस्ट क्रॉस। जब इन दोनों का हम लोगों को क्या करना है, अंतर करना है, तो इन दोनों को आप लोग पहले इनको समझिएगा। बाय और टेस्ट क्रॉस में दोनों क्या है, तो बाय क्रॉस का जब बात करेंगे तो ये प्रभावी और अप्रभावी दोनों के साथ में ये क्रॉस होगा। ठीक है, तो और ये केवल जो प्रभावी टेस्ट क्रॉस जो होगा वो केवल अप्रभावी के साथ में। कैसे, तो आप समझिएगा। तो बाय क्रॉस में क्या बोलेंगे, जब F1 पीढ़ी के पौधे को, ध्यान दीजिएगा, जब F1 पीढ़ी के पौधे को एक बार प्रभावी के साथ और एक बार अप्रभावी के साथ क्रॉस कराई जाती है तो ऐसे क्रॉस को कहा जाता है बाय क्रॉस। एक बार फिर से आपको पूछा जाएगा कि बाय क्रॉस क्या है, तो क्या बोलेंगे, बोले क्या कि जब F1 पीढ़ी के पौधे को, बोले जब F1 पीढ़ी के पौधे को एक बार प्रभावी के साथ और एक बार अप्रभावी के साथ क्रॉस कराई जाती है तो ऐसे क्रॉस को क्या कहते हैं बाबू, बाय क्रॉस कहते हैं। ठीक है, हमने कहा कि क्या बाय क्रॉस का दो पार्ट जाता है, एक क्या हुआ F1 इंटू डोमिनेंट, मतलब प्रभावी, ये हो गया इनका एक, और दूसरा क्या बोले F1 इंटू रिसेसिव, ये हो गया दो। तो ये दो पार्ट, तो बाय क्रॉस में हमेशा वही बोल रहे हैं कि जब F1 पीढ़ी के पौधे को एक बार प्रभावी के साथ और एक बार के साथ अप्रभावी के साथ क्रॉस कराई जाती है तो ऐसे क्रॉस को क्या कहते हैं, बाय क्रॉस। परिभाषा में लिखना है। अब इनका टेस्ट क्रॉस का, टेस्ट क्रॉस जब भी होगा वो एक ही के साथ होगा, किसके साथ, तो अप्रभावी के साथ। तो क्या बोले टेस्ट क्रॉस में, बोले जब F1 पीढ़ी के पौधे को, बोले जब F1 पीढ़ी के पौधे को अप्रभावी के साथ क्रॉस कराई जाती है, रिसेसिव के साथ क्रॉस कराई जाती है तो ऐसे क्रॉस को क्या कहा जाता है, तो बोलेंगे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। फिर से हमने कहा आपको कि जब F1 पीढ़ी के पौधे को, बोले जब F1 पीढ़ी के पौधे को एक बार क्या, बोले जब F1 पीढ़ी के पौधे को अप्रभावी के साथ यानी रिसेसिव के साथ क्रॉस कराई जाती है तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं टेस्ट क्रॉस बराबर क्या बोलेंगे, F1 इंटू अप्रभावी, जिसे उसी को क्या कहते हैं, रिसेसिव। ये होता है टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो इनका आप डिक्टेशन दे दीजिएगा और नीचे में फिर आपका इनका क्या दर्शाना है, क्रॉस को दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, क्रॉस को कैसे दर्शाएंगे बाबू, तो उन्हीं चीजों को हम दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, तो इनमें आपको क्या करना होगा, तो डायरेक्ट इनको आप पेश कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनका दोनों लिखना होगा, ये जो देख रहे हैं प्रभावी और प्रभावी को, इनका फिर एक ही दिखाना होगा। इनको हम लिखाते हैं तब आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिए इनका जो है बाय क्रॉस में, बाय क्रॉस बराबर क्या हो जाएगा इनका, तो F1, तो आपको समझना होगा कि F1 में कौन था। तो F1 से जब बात करते हैं हम लोग तो एक संकर क्रॉस में अगर जब जाते हैं तो एक संकर क्रॉस का F1 पीढ़ी क्या था, तो वो था कैपिटल T स्मॉल t आई टू रिसेसिव, अच्छी डोमिनेंट कौन था, तो कैपिटल T ये था। ठीक है, और ये सब चीजें सोच रहे होंगे आप लोग कहां से लाए, बिल्कुल हम कहीं से नहीं लाए हैं। जब आप लोग एक संकर क्रॉस जब पढ़ रहे हैं तो उनमें आपको उसमें ये चीजें होगा, F1 पीढ़ी है और ये प्रभावी है, डोमिनेंट है। अब वही बैक क्रॉस दूसरा स्टेज इनका क्या हो जाएगा, तो F1 पीढ़ी आई टू रिसेसिव स्मॉल टी, ये हो गया। ये दोनों उनके नीचे में आप लिख दीजिएगा मेरे दोस्त। परिभाषा के बाद ये इनका एग्जाम्पल हो गया। इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो F1 में देख लीजिए कौन है, ये है कैपिटल T स्मॉल t, और रिसेसिव में कौन है, केवल यही स्मॉल t। चलिए ये बना दीजिएगा, आपको मिल जाएगा नंबर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो क्या कहते हैं टाइप 2 में जो हम लोगों को मिला है उन पे हम लोग जरा बातचीत कर लेते हैं। तो चलिए
देखिए हम लोग टाइप 2 टाइप का जो क्वेश्चन दिया है वो सवाल क्या दिया है, सेंट्रल या केंद्रीय डोगमा का सिद्धांत क्या है, ये पूछा गया है ना। तो आपके लिए पहले डायग्राम आप देख लीजिए जिससे आपको क्लियर होगा। डीएनए, ये डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए, और इस मैसेंजर आरएनए से बनता है प्रोटीन। ठीक है, आप जरा इनको समझिएगा। ये जो इनका जो प्रभाव जो यहां पर हो रहा है, संदेश का जो बहाल हो रहा है, वो एक ही दिशा में हो रहा है, केवल एक ही दिशा में, ध्यान रखिए। तो सेंट्रल डोगमा का जो सिद्धांत होता है वो क्या कहते हैं कि जब प्रोटीन संश्लेषण के लिए आनुवांशिक संदेशों का संचरण केवल एक ही दिशा में होना, केवल एक ही दिशा में होना क्या कहलाता है, सेंट्रल डोगमा कहलाता है। अब एक ही दिशा में क्या है, तो ये जो डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है, मैसेंजर है। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसी क्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन बनता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ट्रांसलेशन। इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो आपको बोले क्या सेंट्रल डोगमा या तो केंद्रीय डोगमा क्या बोले, हमने कहा आपको क्या कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या बोले आपको कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए आनुवांशिक संदेशों का, बोले प्रोटीन संश्लेषण के लिए आनुवांशिक संदेशों का एक ही दिशा में प्रभाव होना, एक ही दिशा में वाहन होना, एक ही दिशा में प्रभावित होना, कह सकते हैं एक ही दिशा में चलना, क्या कहलाता है, सेंट्रल डोगमा। या तो उसी को क्या कहते हैं बाबू, तो उसी को कहते हैं केंद्रीय डोगमा। ठीक है, वो डिफरेंस लिख दिया, आप लोग लिख सकते हैं। बोले प्रोटीन संश्लेषण के लिए आनुवांशिक संदेशों का संचरण केवल एक ही दिशा में होना, केवल कितने दिशा में, एक देखिए डीएनए से कितना प्रोटीन संश्लेषण के, प्रोटीन के निर्माण के लिए एक ही दिशा में होना क्या कहलाता है, सेंट्रल डोगमा कहलाता है। ठीक है, यहां से मेरे ख्याल से आपको एग्जाम में ये उठा के दे देगा, ये आपको बताइए पूरे ठोक पार्ट, इसके आगे यहाँ पर खाली जगह दे देगा, इससे यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा रेप्लिकेशन। अभी भी आपको बोल रहा है, यही पूरा चीज उठा के आपको दे देगा, ये केवल ये बॉक्स को केवल ये एग्जाम है, ये पूरा उठा के आपको दे देगा कि यहाँ खाली जगह, यहाँ आगे में ए कर देगा, ए का भरिए, यहाँ बी दीजिए, यहाँ सी दीजिए, ये तीनों जगह पर आपको भरने बोलेगा, यही उठा के दे देगा। और आप इनको आसानी से समझ सकते हैं। तो आगे में अगर ये दिया रहेगा तो रेप्लिकेशन मतलब प्रतिकृति, उसके बाद क्या ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद क्या ट्रांसलेशन। ठीक है, चलिए तो आपका क्वेश्चन जो टाइप 2 था उनका 2 नंबर हो गया है। अब जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर सुपर मार सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो बातचीत करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। हम सबके पास समय बहुत कम है बाबू, मेहनत करते रहिए, जितना आपको सजेस्ट किए हैं, खासकर उन क्वेश्चनों को जिनमें हम लिखा है ऐतो बीबीआई, ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 3 का बात करेंगे टाइप 2 में, समझात अंग एवं असमझात अंग में अंतर बताइए। वो भी क्या, उदाहरण देकर समझाने के लिए बोल रहे हैं ना। सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे किनके बारे में, तो समझात अंग के बारे में। तो सवाल दिया समझात और असमझात, उम्मीद है इस साल आपका ये क्वेश्चन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है समझात और असमझात। समझात में क्या बोलेंगे, कहते क्या, विभिन्न जीवधारियों के ऐसे अंग, समझात अंग में विभिन्न जीवधारियों के ऐसे अंग जो उत्पत्ति के आधार पर समान होते हैं, इनके आधार पर उत्पत्ति के आधार, ओरिजिन के आधार पर समान होते हैं, किंतु कार्य के आधार पर, किंतु या परंतु जो बोल सकते हैं, परंतु कार्य के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं, समझात अंग कहलाते हैं। उसी को कहते हैं हम लोग होमोलोगस ऑर्गन। हमने आपको समझात अंग में क्या बोले, विभिन्न जीवधारियों के ऐसे अंग, विभिन्न जीवधारियों के ऐसे अंग जो उत्पत्ति के आधार पर समान होते हैं किंतु कार्य के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं, समझात अंग कहलाते हैं। आपको बता देते हैं, मानव हुआ, पक्षी हुआ, हम सबके जो अग्रपाद होते हैं, ये जो दिख रहा हाथ, जिससे हम लोग का हाथ बना, अग्रपाद जो है, ये हम लोगों को उत्पत्ति एक समान ही होता है, पक्षी हुआ, मानव हुआ, है ना, इन सब का एक समान होता है। लेकिन जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो ये हम लोगों का अग्रपाद का रूपांतरण हाथ में होता है, जो किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं, किसी वस्तु को पकड़ने के लिए एडॉप्टेड रहते हैं।
लेकिन जब उसी पक्षी का बात बोले तो वो पक्षी का रूपांतरण हाथ में नहीं होता है, पंख में होता है। और वो पंख किस लिए होता है? वो उड़ने के लिए अनुकूलित होता है ना? किसके लिए? उड़ने के लिए। तो वही आपको हम एग्जांपल में लिखेंगे कि मानव और पक्षी का अग्रपाद, मानव के अग्रपाद का रूपांतरण हाथ में होता है जो किसी वस्तु को पकड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं, और पक्षी का अग्रपाद का रूपांतरण पंख में होता है जो उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे असमजात अंग का। याद रखिएगा, असमजात अंग बोले, समरूप अंग बोले, या तो फिर उसी को क्या कहते हैं समृद्धि अंग बोले, तीनों का मतलब एक ही होता है। क्या बोले आपको? असमजात अंग, समरूप अंग, समृद्धि अंग, अंग्रेजी में एनालॉगस ऑर्गन, ये सबके सब एक ही है। क्या होता है इसमें? उसमें क्या होता है, वो उत्पत्ति के आधार पर भिन्न भिन्न होता है, लेकिन काम के आधार पर एक समान होता है। उत्पत्ति के आधार पर वो क्या होता है, भिन्न भिन्न, लेकिन काम एक समान होता है। अब देखिए, पक्षी और इंसेक्ट मतलब कीट, पक्षी और कीट ये दोनों उड़ सकता है, लेकिन कीट में जो पंख होते हैं, उनका जो पंख बना होता है वो बाद, इनका रूपांतरण बाद में होता है, बाद में इनका निर्माण होगा, पहले नहीं, उत्पत्ति के समय नहीं होता। वही कहता है आपको कि विभिन्न जीवधारियों के ऐसे अंग जो उत्पत्ति के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन कार्य के आधार पर समान होते हैं, और समजात अंग, समरूप अंग कहलाती है। जैसे पक्षी और कीट के पंख, जिसका उत्पत्ति दोनों का भिन्न भिन्न होता है, लेकिन उड़ने के लिए दोनों अनुकूलित होते हैं। ठीक है, ये आप लिख देंगे, परिभाषा उदाहरण दे देंगे, आपको क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन जो हम लोग चलेंगे, बातचीत करेंगे इनमें, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें एक्सप्लेन करना होगा आप लोगों को यहाँ पर। तो क्वेश्चन है हम लोगों का, विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षा का कार्यों का सही संक्षिप्त वर्णन करें। इसमें कार्य का भी बात क्या है, इनका एक्सप्लेन करना होगा आप लोगों के सामने में। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है हम लोगों का ग्रुप बी टाइप में, तो कहते हैं विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षा का कार्यों सहित संक्षिप्त वर्णन करने के लिए। ये 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। ऐसे आमतौर पर ये लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का है, 5 नंबर में होना चाहिए, 3 नंबर में दिया है कि विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षा के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन, इनके कार्य के बारे में, इनका क्या काम है, इनके बारे में संक्षिप्त वर्णन के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। जो आपके सामने में है ये उन्हीं के बारे में हम एक करके हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। हम चाहते हैं कि इनमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी आपका सॉल्व हो पाए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला है IgG, इसे कहते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन। क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी। ये एंटीबॉडी, जिसमें टोटल ये 5 एंटीबॉडी जो है यहाँ पर दिखाए गए हैं। सबसे पहला है IgG, इसका मतलब हुआ इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी, इसे कहते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी, इनका पूरा नाम हुआ। तो कहता है क्या, ये सबसे पहले कहते हैं ये मनुष्य के सीरम में पाया था। कि सीरम में, सीरम मतलब हम कह सकते हैं क्या, हमारे शरीर में पाए जाने वाले पानी, जैसे आप लोग प्लाज्मा का नाम सुने, प्लाज्मा में से अगर प्रोटीन को केवल निकाल लेते हैं, उनमें जो बचता है पदार्थ, उन्हीं को क्या कहते हैं, सीरम। तो ये जो मनुष्य के सीरम में पाई जाती है, पहला। दूसरा, ये माता के प्लेसेंटा से होकर गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि वो कौन सी एंटीबॉडीज है जो माँ के प्लेसेंटा होकर जो है, प्लेसेंटा होकर बच्चे के गर्भ तक पहुंचकर प्रतिरक्षा प्रदान करती है। तो वो कौन है? IgG, ध्यान रखिएगा, वही बोला। तो ये माता के प्लेसेंटा से होकर गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव। अगला उसी में कहता है ये बी लिम्फोसाइट की सहायता से रोग के प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखती है। यही नेचर है जो बी लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण करती है, लिम्फोसाइट की सहायता से रोगों के प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में ये इनसे मिलकर और हमारे शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता को निर्माण करती है। अब अगला आता है IgA। ये जो IgA है यह विषाणु को नष्ट करती है एवं जीवाणु को एपिथेलियम कोशिकाओं में जुड़ने से रोकती है। याद रखिएगा, बोले कि IgA क्या करता है, तो ये विषाणु को नष्ट करती है एवं जीवाणु को एपिथेलियम कोशिकाओं में जुड़ने से रोकता है। अगर आप
ये IgA के बारे में बोले तो कह सकते हैं ये वही एंटीबॉडी है जो माँ के दूध में, आंसू में ये उपस्थित रहती है, ठीक है। ये IgA माँ के दूध में, जिसे हम लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल कहते हैं हम लोग, उन्हीं में रहता है IgA। अगर IgM इम्यूनोग्लोबुलिन M, तो IgM जो है ये कहते हैं संक्रमण के स्थान पर सबसे पहले पहुंचता है। जब कहीं पर इंफेक्शन हो जाता है, कट गया या तो फिर बीमारियां हो जाती हैं, तो ऐसे स्थितियों पर जो बॉडी ऑर्गन को वो संक्रमित करता है, वहां पर सबसे पहले पहुंचने वाला कौन है? IgM। ये भी व्यक्ति में रह सकता है कि संक्रमण के स्थान पर सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडीज पहुंचते हैं, तो कौन है वो? IgM। तो वही कहता है आपको संक्रमण के स्थान पर ये सबसे पहले पहुंचता है। तथा IgG के उत्पादन को उत्प्रेरित करता है, मतलब इनको निर्माण करने में मदद भी करता है। IgM जो है ये निर्माण करने में मदद करता है। इनका निर्माण IgG का, इम्यूनोग्लोबुलिन G का निर्माण करने में मदद भी करता है, मतलब इसे उत्प्रेरित भी करता है। साथ ही साथ इनके साथ मिलकर बी लिम्फोसाइट कोशिका को सक्रिय भी बनाता है। मतलब ये बेचारा क्या करता है, इनके साथ मिल गया और ये जो बी लिम्फोसाइट जो है इनको क्या करता है, सक्रिय करने में मदद करता है। आगे IgE कहता है क्या, यह मुख्य रूप से एलर्जी प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है। मतलब हमारे अंदर में जो एलर्जी जो उत्पन्न होते हैं, उस एलर्जी को उत्पन्न करने में जो भाग लेता है वो IgE। एलर्जी उत्पन्न जो हमारे अंदर में कोई जैसे परागकण हो गया, डस्ट हो गया, जब हमारे अंदर पहुंचता है तो हमारे अंदर एक एलर्जी मतलब क्या होने लगता है हम लोगों को एलर्जी में, जुकाम हो जाएगा, श्वास संबंधित प्रॉब्लम हो जाएगा, क्या कहते हैं हमारे बॉडी पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, फूल जाएगा, है ना, ये चीजें होने लगता है, बार बार छींक होने लगता है, ये सब चीजें होता है। तो IgE कहता है कि यह मुख्य रूप से एलर्जी प्रतिक्रिया में भाग लेता है। जहां एलर्जी हो रहा है वहां पर ये रासायनिक पदार्थ स्रावी, जैसे हिस्टामिन जो इन्फ्लेमेशन उत्पन्न करता है, हिस्टामिन एवं अन्य इन्फ्लेमेटरी पदार्थों को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, समझे। ये सब चीजें वहां पर उत्पन्न करेगा। अब ये चीज तो हो गया। अब अगला है IgD। यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये विषैले पदार्थ एवं एलर्जन के विरुद्ध में कार्य करते हैं। मतलब ये तो एलर्जी उत्पन्न कर दिया, लेकिन ये IgD क्या करेगा, उस एलर्जी को रोकेगा। ये विषैले पदार्थ एवं एलर्जन के विरुद्ध में कार्य करती है। विषैले पदार्थ मतलब हमारे अंदर में किसी तरह का टॉक्सिन, जैसे खाना खाते हैं, खाना में ऐसा नहीं कि केवल उससे हम लोगों को पोषक तत्व मिल रहा है, उनमें बहुत सारे हानिकारक पदार्थ भी हम लोगों के अंदर जाता है। तो विषैले पदार्थ, तो उन सबको उनके विरुद्ध में काम जो करता है, और एलर्जी उत्पन्न करते हैं उनके विरुद्ध में जो काम करते हैं वो कौन है? एंटीबॉडी IgD। ठीक है, चलिए तो आपका यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर दे ताकि इस ऑब्जेक्टिव भी जो है वो सॉल्व हो पाए। ठीक है।